कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ रजावा जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पे बहुत स्वागत। सबसे पहला राजेश जौहरी जी, आपसे मैं चाहूंगी, इस वक्त जो लंच पॉलिटिक्स राजधानी में चल रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? यहाँ पर ताकत भी परखी जा रही है, साथ ही यहाँ पर जो है देखा जाए तो समीकरण भी समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर नेता। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर जो एक तरह से बटा हुआ जो बैठे हुए हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, तो ऐसे में लंच पॉलिटिक्स या लंच पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे, लंच के बहाने या किसी और गैदरिंग के बहाने इकट्ठे होते हैं, कई विषयों पर बात होती है और उन विषयों पर बात होती है, ये मालूम चलता है कि ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं फलाने मामले में, या रहेगा या ना रहेगा। तो ये जब तक अपन साथ बैठेंगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा किसी के बारे में भी। तो कहीं ना कहीं एक कारण तो ये है। दूसरा, अब 2023 के लिए काउंटडाउन चालू हो गया है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो रिजल्ट आए हैं उसने बहुत सारी पार्टियों को, बहुत सारी इंक्लूडिंग बीजेपी को भी उसने बहुत कुछ दिखा दिया है। कांग्रेस को तो काफी बड़ा लेसन दिया है और दूसरी पार्टियों को भी काफी लेसन दिया है उसने। तो वो भी एक कारण है कि 23 का आज देखिए मार्च खत्म होने वाला है जी। अब क्या है, मुश्किल से 9 महीने और बचे हैं और जैसे जैसे राजनीतिक के साथ बिछाते वो टाइम निकल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये सब जो चुनाव है, गुटबाजी है, और गुटबाजी में ये तोड़ना कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन क्या, तो वो सब चीजें भी देखना जरूरी रहता है। और फिर कोई आ जाता है तो नहीं आता है, वैलिड रीजन के कारण नहीं आता है तो एक अलग बात है, पर वैलिड रीजन ना होने के कारण बात भी नहीं आता है अगर, तो फिर वो समझा जाता है कि ये कभी मेरे ग्रुप में नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें लिटमस टेस्ट की तरह होती हैं। इस तरह की मीटिंग जो होती है, इस तरह की जो और प्रोग्राम्स होते हैं, वो लिटमस टेस्ट होते हैं जिनको असलियत मालूम पड़ती है नेताओं को। सारे जो जैसा वो चाहते हैं उनकी पॉलिटिक्स के साथ दिशा में जा रही है वो उन्हें मालूम चल जाता है। बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ जी, कल देखा जाए तो अरुण यादव जी ने शक्ति प्रदर्शन किया था कल, एक तरह से कल एक ग्रैंड लंच जो है सभी को दिया गया और ऐसे में कई सारे लोग पहुंचे लेकिन सुरेश पचौरी वहां पर नहीं पहुंचे। क्या अरुण जी चाह रहे हैं इस लंच के बाद? देखिए, आप अरुण यादव जी की तो बात कर रहे हैं, कभी ये बात भी कर लीजिए कि आज बीडी शर्मा जी भी अलग दे रहे हैं भोजन और उधर शिवराज सिंह जी भी दे रहे हैं। इनमें से कौन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जरा आप ये बताइएगा। क्या मुख्यमंत्री के उस बात को समझ लेंगे ना, कांग्रेस की बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाजपा समझ लेंगे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर अरुण यादव जी आज पहली बात तो दे नहीं रहे हैं। अरुण यादव जी इससे पूर्व भी हर उसमें घोष देते हैं, वो इससे पूर्व भी उन्होंने पिछली होली पे भी रखा था, दिवाली पे भी रखा था उन्होंने घोष का कार्यक्रम। अब इस बात को आप राजनीतिक रूप ना दीजिएगा, क्योंकि ये त्योहार है, त्योहार में हर कोई ना होली मिलन रखता है। चलिए सनवर जी समझ लेते हैं। सनवर जी, आज देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ भी लंच है, साथ ही 4 बजे आज सीएम सर के यहाँ भी लंच है। दोनों दिग्गज नेता एक साथ लंच दे रहे हैं। होली मिलन का बहाना है क्या यहाँ पर? ये देखिए जी, हमारे यहाँ हर त्योहार जितने होते हैं उनको हम बड़े उत्साह और उमंग से मनाते हैं और राजेश जौहरी जी ने उसको राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी आपके सामने स्पष्ट किया है। किस प्रकार से हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो लोगों की गणना भी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ हो रहे हैं, ये पूरी तरह से शिष्टाचार मुलाकात और त्योहार पर एक 2 साल के विपरीत कोरोना काल के बाद जो खुलकर हमको थोड़ा मिलने मिलाने का मौका मिला है, तो शिष्टाचार के नाते हम एक दूसरे से मिल पाए। और यहाँ कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये एक बात खास तौर पर आपको दिखेगी कि जो बड़े नेता सम्माननीय संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष जी के वहां मौजूद होंगे और वहां पर शिवराज जी भी होंगे और वहीं शिवराज जी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे और समस्त वही सारे नेता होंगे। तो ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरी एक माला में पिने हुए मोती की तरह काम करती है। और कांग्रेस में आपने देखा, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि अरुण यादव जी ने जो लंच दिया है उसमें एक नेता आए, बाकी नहीं आए। देखिए, कल और परसों इनके लगातार कार्यक्रम चल रहे थे कांग्रेस के कि हमको लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाना है, ऐसा करना है। अब लोकतंत्र दिवस बचाओ दिवस इनके हिसाब से मनाए कौन? कांग्रेस मनाएगी, अन्य राजनीतिक दल मनाएगा अगर इन्होंने घोषणा की तो। लेकिन इनके कमलनाथ जी विदेश में थे, सचिन यादव जी ने एक भोजन का कार्यक्रम कर रखा था। तो किन लोगों ने मनाया, कहाँ मना? तो ये कांग्रेस का ये नहीं, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है।
और ये अब चूंकि सिद्धार्थ राजावत जी का धर्म है कि वो उसके प्रवक्ता है, इसलिए उनको अपना पक्ष रखना पड़ता है, पर मूलतः कांग्रेस कहीं बची नहीं है, संगठन का काम अच्छे कहीं बचे नहीं, ये स्थिति कांग्रेस। जी चलिए राजेश जौहरी जी, अगर इस लंच पॉलिटिक्स को हम 2023 के चुनावी समीकरण से जोड़ के देखें तो क्या ये सही होगा? सिर्फ 2023 की बात नहीं है अनन्या जी, अभी आज भी तो कल कोर्ट का है जो भी अभी होने वाला है, तो पंचायत के चुनाव होने हैं और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं जी। तो वो भी बहुत बड़ा मतलब आप वो जो है वो इनसे बड़े चुनाव होते हैं पंचायत के चुनाव, और ये क्योंकि पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव बहुत सारी दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं, क्योंकि विधानसभा में कैसी विधानसभा में जो चुनाव होगा 23 में, तो उस समय पार्टियों की जो शक्ल होगी वो किस तरह की होगी, क्योंकि नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो आदमी सरपंच पंच बनता है, फिर जनपद प्रतिनिधि बनता है, जिला पंचायत प्रतिनिधि बनता है, इसी तरीके से वार्ड मेंबर और जो महापौर बनता है, तो वो सारी चीजें इन चुनावों से लोग अपने अपने लोगों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने जो समर्थक हैं उनको नगर पालिका का टिकट दिलाना है, पंचायत चुनाव में टिकट दिलाना है, इसकी भी मिसाल एक बिछेगी। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो आप ये मान के चलिए कि 23 के चुनाव की जो है, जैसे यूपी का चुनाव 10 तारीख को जो रिजल्ट आया है, उसके बाद से सब सारी पार्टियों का फोकस इंक्लूडिंग बीजेपी कांग्रेस एक ही हो गया है कि 23 के चुनाव की तैयारी करें। क्योंकि देखिए अगर जैसे 4 राज्यों में भाजपा जीती, लेकिन पंजाब में जो लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो भाजपा ने भी बहुत कुछ उससे सीखा होगा कि क्या कहाँ पे कमी रह गई, और इसी तरीके से दूसरी पार्टियां जो परफॉर्म नहीं कर पाई उन्होंने भी काफी कुछ सीखा होगा और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि अब जो 23 का चुनाव बहुत अहम रहेगा। कई पार्टियों का तो ऐसा ही, इसमें अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो 23 का चुनाव है, उन्होंने एक बयान दिया 23 के चुनाव बहुत सारा पूरी भारत की राजनीति को डिसाइड करेगा, 24 नहीं कहा उन्होंने, 23 का कहा है, तो वो बात सही भी लगती है। 23 के चुनाव में कौन जीत जाता है, इससे बहुत सारी चीजों का निर्धारण होगा अपने देश में। जी चलिए सिद्धार्थ जी, चलिए मान लिया कि एक होली मिलन समारोह है और सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके नेता कब एकत्रित होंगे सारे, कब यहाँ पर जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे, कब मिशन 2023 के लिए जो है सभी एकत्रित होकर जो तैयारी में जुटेगी, कब होगा ये सब कुछ? सब अलग अलग है इस वक्त। चलिए सिद्धार्थ जी संपर्क नहीं हो पाया। संजय पटेल जी, आपसे समझना चाहेंगे एक चीज कि जिस तरीके से भाजपा लगातार ग्राउंड पे काम कर रही है, ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो मिशन 2023 को लेकर जो है फोकस है पार्टी, लेकिन पावर सेंटर सब अलग अलग है यहाँ पर। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में पावर सेंटर कहाँ है ये आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी होती है वो जिसके पास दायित्व हो उसके हाथ में अधिकार होते हैं। यहाँ व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, इसलिए पावर सेंटर अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ पर तो संगठन आधारित राजनीतिक दल है, तो संगठन आधारित राजनीतिक दल होने के चलते संगठन के पास ही सारा पावर होता है, और संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हो चाहे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सब पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गौरवान्वित करते हैं अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हुए। हर सभा में, हर संगठन के कार्यक्रम में वो ये गौरवान्वित होते हैं ये बोलकर कि मैं पहले कार्यकर्ता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातों की कोई गुंजाइश नहीं है कि पावर सेंटर्स कहीं है। यहाँ कोई पावर सेंटर, यहाँ तो संगठन सर्वोपरि है और संगठन के उद्देश्य निश्चित है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैसे हम अपनी भारत माता को विश्व गुरु बनाएं, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ काम करती है। कैसे गांव गरीब किसान का विकास करें, मजदूर और महिलाओं को सम्मान मिले, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कैसे सुशासन की स्थापना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इन सब बातों को एक वाक्य में जब हम जोड़ते हैं तो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित उद्देश्यों के लिए काम करने वाली पार्टी। चलिए सिद्धार्थ राजावत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर वही सवाल रहेगा मेरा कि चलिए मान लिया पारंपरिक एक बोझ रहता है ये, लेकिन इसके बावजूद जो है मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी? सभी नेता इस वक्त अलग अलग घूम रहे हैं। ये बता दूं, ये किस विचारधारा की बात कर रहे हैं?
इनकी विचारधारा नागपुर में बैठी हुई है और हम जो हमारे दो की सरकार चल रही है ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी है कहाँ इनकी पार्टी? आज पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी से पहचानी जाती है। और जिस इनकी विचारधारा ने 45 साल तक अपना झंडा नहीं फहराया, जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो बात कर रहे हैं विचारधारा की। इनकी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की विचारधारा नागपुर में बैठ के चल रही है। इनका एक भी कार्यकर्ता, एक भी इनका बड़े से बड़ा नेता, उसके पास राइट नहीं है कोई डिसीजन लेने के। किस बात की विचारधारा की बात कर रहे हैं? और ये उस बात की बात कर रहे हैं, जन जन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, दूध महंगा है और शराब सस्ती है आपके राज्य में, इस विचारधारा की बात कर रहे हैं। जनता त्राईमान कर रही है, आप कभी महंगाई की बात नहीं करते। आप कभी ये बात नहीं करते कि पेट्रोल डीजल से हमको वैट कब हटाना है। आप बजट आप दे रहे हैं, बजट में आपका जो पिछले 7 महीने का जो पुराना पैसा था 60% केंद्र का वो नहीं लेकर आप आए हैं, और आप विचारधारा की बात करते हैं और जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं आप दिग्विजय सिंह जी की सर्जरी हुई है। अरे दिग्विजय सिंह जी सिद्धार्थ राजावत जी, कल आपकी तिरंगा यात्रा थी, कल लोकतंत्र सम्मान दिवस आपने मनाया, ऐसे में वो कहीं प्रदेश में दिख क्यों नहीं, फैल क्यों नहीं पा रहा है? आप सरकार को घेर कहाँ पा रहे हैं? विपक्ष होने की भूमिका आप अच्छे से निभा पा रहे हैं? सरकार घेरी ना तिरंगा यात्रा चलिए, अब मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, सोशल मीडिया पे आप देखिए जाके किस प्रकार से भीड़ थी, किस प्रकार से आक्रोश था जनता के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाती है, इसी के ऊपर तो आजकल इनकी पूरी राजनीति चल रही है। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता और जनता पूरी निकल कर आई है, और हमारे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे जाके और हमारे सावरकर साहब की प्रतिमा पे जाके, उन्होंने अंबेडकर साहब की पे जाके उन्होंने इस बात का आह्वान किया है, जो काला दिवस मनाया है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी भ्रम फैला रही है अब, और बात कर रहे हैं। अगर यही बात है तो इनके अंदर सामंजस्य क्यों नहीं है? इधर बीडी शर्मा जी पार्टी रख रहे हैं, उधर शिवराज जी रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बीडी शर्मा जी? क्या इकट्ठे होके शिवराज जी क्या जाएंगे? अरे भैया, एक पार्टी रख लेते। या तो ये सीधे सीधे निम्रा सोचती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री 23 में, किसके पास पावर है, मीडिया किसके पास सबसे ज्यादा आती है, किसको सबसे ज्यादा छापती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो छपास की बीमारी शिवराज सिंह जी ने लगाई है, वही बीडी शर्मा से लगा के नरोत्तम मिश्रा जी के अंदर घुस गई है, उनके डीएनए में। जी चलिए राजौरी जी, आप जी, मैं अब राजौरी जी आखिर चाहूंगी सनवर जी, पहले राजावत जी की बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजौरी जी आप समझेंगे। देखिए, उनकी बातों, हर बात में उनके ही असमंजस है। मैं सिद्धार्थ राजावत जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर आज जो बात उन्होंने कही, खुद ही वो सही बात नहीं कह पा रहा। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम से जाना जाता है और मोदी जी सब कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि नागपुर से जाना जाता है। पहले उनसे तय करवा लीजिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। वो अम्बेडकर जी को सावरकर जी बोल रहे हैं कि सावरकर जी की प्रतिमा पर हम गए थे। देखिए, अच्छी बात है, अगर आप गए थे तो आपने मान लिया कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको 3-3 बार आजीवन जो है वो जेल में रहने की सजा दी है, उनकी आप प्रतिमा पर गए तो स्वागत है आपका, अच्छी बात है, आप अभी क्यों नहीं जाते थे। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए वो कह रहे हैं कि सीधे आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पर और मीडिया समूह पर, और कह रहे हैं कि आपने दिखाया नहीं सोशल मीडिया पर, क्यों दिख रहे हैं। देखिए, उनके 2 प्रमुख नेता यहाँ हैं, दोनों बड़े बुजुर्ग हमारे नेता हैं, उनका नाम है दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी। दोनों कहीं भी लोकतंत्र को बचाना है, नहीं बचाना है, क्या बोलना है, कहीं नहीं दिखे। उनके कोई वरिष्ठ नेता दिखे नहीं। एक ने पार्टी रखी, दूसरे ने मिलन समारोह रखा, तो ये कहाँ गए थे लोकतंत्र दिवस में? अगर नेता ही, आपका शीर्ष नेतृत्व ही शामिल नहीं होगा आज के कार्यक्रमों में, तो कार्यकर्ता कैसे शामिल होंगे? जनता को क्या जोड़ेंगे? मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि इनको रचनात्मक कार्य करना चाहिए। ये 15 माह का जो त्राईमाम था, मध्य प्रदेश की जनता बहुत खुश है कि आपके उस त्राईमाम और 15 माह में जो आपने मुश्किलें पैदा की थी मध्य प्रदेश की जनता के लिए, कल के दिन को उस रूप में जाना जाएगा कि वो उस संकट से मध्य प्रदेश की जनता बची और फिर से सुशासन की ओर लौटी। ये कहीं आपका जो कार्यक्रम है उसके साथ आप ही खड़े नहीं हो पाते हैं। तो बात कर रहे हैं आप कि नागपुर से चलता, हाँ भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है जी। हाँ भाई, उनका हमारा अपना विचार है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए काम करने वाला संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। ये बात समझ नहीं पाते हमारे कांग्रेस के मित्र। चलिए, बिल्कुल राजेश राजौरी जी, माफ करेगा राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी इस बात को कि जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त जो है काम कर रही है, माफ करेगा,
कांग्रेस इलेक्शन मोड में कब आएगी? मान ली हम देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे आ रही है, लेकिन भाजपा जो है वो इलेक्शन मोड में ऑलरेडी चल रही है, उनकी तैयारी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस में इस वक्त किस चीज की जरूरत है जहां पर कांग्रेस जो है इलेक्शन मोड में आएगी, या फिर किस बूस्टअप की जरूरत है यहाँ पर उसे? देखिए, एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और एक वैसा विपक्ष राजावत साहब पुराना माने जाता, पर वैसा विपक्ष कांग्रेस विपक्ष का वैसा रोल निभा नहीं पा रही है। आप सोचिए कि उस तरह के पहले कांग्रेस के भी बड़े जबरदस्त आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन अब उस तरह के आंदोलन नहीं दिख रहे हैं, हमें उस तरह का विरोध नहीं दिख रहा है। देखिए, जैसे कि जो लक्षित सांप्रदायिक हिंसा फैलता उसके मामले में, चाहे फिर वो एक जो राम सेतु को तोड़ने के मामले में, और चाहे फिर और 2-3 बड़े बड़े मामले थे जो बीजेपी भाजपा ने जो पूरे देश में जो अपोजिशन जिस तरह की करी थी और जिस तरह का विरोध किया था कि कांग्रेस को दोनों मामले वापस लेने पड़े थे। तो अब ऐसी स्थिति में वो आज भाजपा कांग्रेस वैसा विपक्ष बनकर सामने नहीं आ रही है, और ये हमारे आपके सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हम सबको ये चाहिए कि कांग्रेस इतनी मजबूती से सारे काम रखे, क्योंकि भाजपा कोई भी पार्टी सरकार जो निरंकुश न बन पाए, वो अपनी मर्जी से फैसले न ले पाए, और वो लोक हित में जनहित में फैसले ले। और उसके लिए जरूरी है कि यूनाइटेड वी फॉल और यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम जो साथ रहेंगे, सबकी एक आवाज रहेगी, तो सब इकट्ठे रहेंगे और मजबूती से सुनी जाएगी हर जगह। सरकार भी सुनेगी, जनता भी सुनेगी और दुनिया भी देखेगी। लेकिन अगर अलग अलग आवाज रहेगी, अलग अलग सुर रहेंगे, तो उसका नुकसान तो होना है, और उसका नुकसान हमको जो है कई चीजों में अभी तक दिख चुका है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या कुछ भी हो। लेकिन फिर भी एक बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पहले दिन से ही इलेक्शन मोड में है, और कांग्रेस इलेक्शन मोड में नहीं आ पाई है। ये चिंता की बात है अभी तक। और उस तरह का जो जैसे उम्मीद है कांग्रेस से जनता को, और जनता को बहुत उम्मीद है कांग्रेस से, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस तो जनता को भूल गई है, क्योंकि देखिए लगभग बराबर सी सीटें मिली थी दोनों को। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस था, थोड़ा बहुत 5-10 सीटों का ही डिफरेंस था। तो मतलब कांग्रेस को भी उतनी ही पब्लिक पसंद कर रही है जितना बीजेपी को। तो ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और राजावत साहब माने या नहीं माने, कहीं ना कहीं बिखराव तो है, और उस बिखराव को दुरुस्त कर लेंगे तो कम से कम एक अच्छा विपक्ष होगा। पंचायतों में आपके लोग बैठेंगे, नगर पालिका में आपके लोग बैठेंगे, 2023 के चुनाव में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। राजेश जी, एक और बात समझना चाहूंगी आपसे। मान लिया चलिए कि बीजेपी इवेंट वाली पार्टी है, लेकिन जनता के बीच जो है सक्रिय तो है। हाँ, सक्रिय। देखिए, सक्रियता के मामले में बीजेपी के ना कुछ ऐसे फिक्स उत्सव होते हैं बीजेपी और आरएसएस के, जो साल भर चाहे वो सरकार में रहे, चाहे विपक्ष में रहे, चाहे एक आदमी रहे, झंडा लगा के एक आदमी खड़ा होता है, ऐसा भी देखा है हमने। हम लोग आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट में थे, हमारे घर के सामने शाखा लगती थी, एक ही आदमी आता था और एक ही आदमी झंडा लगाता था। 1 घंटे तक जो है वो अपना पूरा जो भी करता अकेला ही। धीरे धीरे जब हम लोग चलने लगे वहां से, जब 2.5 साल करीब रहे थे, जब हमारा जाने का समय हुआ, तब वहाँ 15-20 लोग शुरू हुए थे आने, पर वो एक आदमी 6 महीने तक आया था, ये अकेला। तो आप देखिए कि वो लोग मिले नहीं मिले, सपोर्ट मिले नहीं मिले, वो जो उनके कार्यक्रम है, जो जितने उनके साल भर के प्रोग्राम है वो फिक्स्ड है, उसमें तो किसी भी हालत में उनको इकट्ठा होना ही है, अपने कार्यक्रम करने ही है। कांग्रेस के पास देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास भी बहुत सारे उनके जो महापुरुष हैं, उनकी जयंतियां वगैरह हैं, लेकिन कई चीजें ऐसा हो रहा है, अभी पिछले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी ओकेजन जो है कांग्रेस में भूल गए, किसी और कभी चुनाव के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, पर ये लोग नहीं भूलते हैं। ये इनकी खासियत है, ये अपना कार्यक्रम कैसे भी करेंगे। जो आपको हमने शिलोंग का उदाहरण बताया, ये एक इतना बड़ा उदाहरण है। एक आदमी 6 महीने तक कहीं जा ही नहीं सकता अगर कोई इसका दूसरा आदमी साथ नहीं आ रहा है, लेकिन उसने किया। और फिर जब हम लोग चलने लगे तो उसकी भीड़ होने लगी, 15-20, आप बता रहे 100 से ज्यादा संख्या होने लगी है वहां पर। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कांग्रेस को अपनाना चाहिए। जितनी जल्दी हो कांग्रेस इस मोड में आ जाए और अपने पब्लिक के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाए। सिर्फ घर चलो, घर चलो का अभियान देने के बजाय वाकई घर जाए, वाकई घर लोगों से मिले और अपनी बात रखे, अपने जो उनके मुद्दे हैं रखे। महंगाई का मुद्दा है, जब उनको लगता है तो महंगाई की बात बताए, लेकिन वो सही तरीके से जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं जितने उनके थॉट्स हैं पब्लिक तक, ये बात सबकी जी। चलिए राजावत जी, एक छोटा सा कमेंट आपका इसी बात पर। पहली बात तो मैं बता दूं, आपका जवाब दे दूं कि 7,832 लोगों को विगत 1.5 साल के अंदर जेल हुई है, उन पे FIR करी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने। ये आंदोलन नहीं है तो और क्या है।
आंदोलनकारियों से घबराकर जिस समय नेमावार की बच्चियां 400 किलोमीटर चल के पैदल आती हैं, मुख्यमंत्री जी अपना निवास का दरवाजा नहीं खोलते हैं और उनसे मिलने से मना कर देते हैं। ये आंदोलन को कुचलते हैं। आंदोलन दमनकारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस प्रकार से केंद्र से 60% जो पैसा अन्य योजनाओं से लिया था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापनों में छापकर ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, और जनता के टैक्स द्वारा जो पैसा होता है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करना है ये शिवराज सिंह जी जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर छपास की बीमारी है। कांग्रेस के जो महापुरुषों की बात कर रहे थे, हम जयंती नहीं मनाते, हम सारी जयंती मनाते, पर हम उसको कभी भी आयोजन या हम उसको कभी भी प्रोपोगेंडा नहीं करते। हम अपने महापुरुषों को ले जाके चौराहों पे खड़ा करके और उनके लिए राजनीति या वोट की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस उनको दिल से सम्मान करती है, दिल से मानती है। कांग्रेस कार्यालय में हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि आपने चश्मा ले लिया गांधी जी का और प्रतिमा बना दी हमारे पटेल जी की, आप उन पर राजनीति करके वोट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने महापुरुषों के ऊपर कभी वोट नहीं मांगती। जी चलिए, सनवर जी जवाब दीजिए। देखिए अनन्या जी, बड़ी हास्यास्पद बातें आज हो रही है। ये बताइए कि अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसको सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि वहाँ मीडिया हो, वहाँ प्रिंट मीडिया हो, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ जन जागरण हो, दुनिया के लोग उसमें जुड़े। अगर हमारा गौरवशाली कार्यक्रम है तो गौरवशाली कार्यक्रम बाकी लोगों भी देखे। ये सब कहने की बातें हैं। कांग्रेस कहीं करती नहीं, सिर्फ बोलती है, अपने बयान दे देती है या ट्विटर पर एक ट्वीट कर देती है। कहीं कांग्रेस नहीं कोई जनता के बीच जाती है, उनके सुख दुख में खड़ी नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस की हाल हो रहे हैं। और अभी भी आप लोगों के माध्यम से भी, जैसा मैं राजेश जौहरी जी ने कहा, मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मैंने भी जो पढ़ाई की तो सोशोलॉजी के एक सब्जेक्ट में स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ कांग्रेस विपक्ष की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। पूरे देश में कांग्रेस लगातार कम होती जा रही है। हमारे सामने कांग्रेस के रिजल्ट है। कांग्रेस कहीं नहीं है और यही स्थिति उसकी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उनके नेता सब गायब रहते हैं कि खुद के कार्यक्रमों में खुद मौजूद नहीं रहते हैं और दूसरों पर सिर्फ बयानबाजी के माध्यम से आरोप लगाने का काम करते हैं। जी चलिए, समय की कमी है इसलिए बिल्कुल बहुत धन्यवाद सनवर पटेल जी, साथ ही सिद्धार्थ यादव जी, राजेश जौहरी जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहे और तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से लंच पॉलिटिक्स चल रही है, आगामी समय में जो है चुनाव है और इसे नकारा नहीं जा सकता कि ग्राउंड रूट्स जो है इस वक्त भाजपा मजबूत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी कांग्रेस अगर मजबूत विपक्ष नहीं बन पाती है तो शायद यहाँ पर खड़ी भी ना हो पाए 2023 में, क्योंकि जिस तरीके से 2018 के बाद जो सरकार गिरी है उसके बाद साफ बात है कांग्रेस में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है रीबिल्ड करने की इस पार्टी को, और उसके लिए एक अच्छा नेतृत्व, साथ ही एक्टिव वर्कर्स, एक्टिव कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक्टिव कोई नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से एक्टिव हैं भी तो उस तरह से दिख रहा है कि हमेशा गुटों में बटी हुई पार्टी कांग्रेस कही जाती है। तो उसी